हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुसर ओरिजिन में। दोस्तों आज फिर से आपके लिए लेके आए हैं 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चंस बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे बारी बारी से सारे क्वेश्चंस का डिस्कस शुरू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस नंबर ये है आपके 70 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर है? ये टोटल क्वेश्चन नंबर कितने? VVI 70 ये फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ये टोटल 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो डिस्कस शुरू करेंगे सारे क्वेश्चंस का बारी बारी से। ये क्वेश्चन नंबर पहला है कि 0.3 M(H3PO4) की समानता क्या होगी? 0.H3PO4 आपके पास है। H3PO इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी जो सांद्रता है वो है 0.3 M। तो बताना इसकी मोलरता कितनी होगी, यानी समानता कितनी होगी। तो ध्यान से देखो समानता कैसे निकालोगे। इस प्रकार के सवाल आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो समानता इसको निकालोगे H3PO4 का। सबसे पहले H3PO4 का भस्मीयता पता होना चाहिए। H3PO4 की भस्मीयता कितनी होगी? तो इसकी भस्मीयता कितनी होती है? 3 होती है ना। इसकी भस्मीयता 3 होगी। H3PO4 त्रिभास्मिक अम्ल होगा। तो जितने भास्मिक अम्ल होंगे H3PO4 की जितनी भस्मीयता होगी उतना इसके सांद्रता से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ जाएगा आपका 0.9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? सी नंबर 0.9। ध्यान से देखो, इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे। H3PO4 की भस्मीयता 3 होगी। अब इसको 3 को जो 3 निकलेगा उसको सांद्रता से गुना कर दो। सांद्रता से गुना कर दो 3 गुने 0.3 बराबर 0.9 M। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 0.9। दूसरा सवाल है डेटॉल का उपयोग किस रूप में होगा? डेटॉल की अगर बात कर लो तो डेटॉल एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का डेटॉल आपके एंटीसेप्टिक के जैसा यूज होंगे। तो डेटॉल का उपयोग किसमें होगा? संक्रमणहारी में होगा। प्रतिरोधी में नहीं होगा, मलेरिया में भी नहीं होगा। किसमें होगा? संक्रमणहारी में। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों का अंतर दिखाया जाता है। आप किस अभिक्रिया द्वारा यानी किस जांच के द्वारा आप ये पहचान सकते हो कि ये एल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है? तो देखो, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का जांच आप दिखा सकते हो। ऑक्सीकरण विधि से भी दिखा सकते हो, लुकास से भी दिखा सकते हो और विक्टर मेयर से भी दिखा सकते हो। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। यानी 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल को आप ऑक्सीकरण विधि से, लुकास परीक्षण से और विक्टर मेयर परीक्षण से, है ना, इन तीनों विधि से आप एल्कोहल के जांच में अंतर निकाल सकते हो। अगला सवाल है कि सिनेबार निम्न में से कौन है? सिनेबार होता है मरकरी का अयस्क यानी पारा का अयस्क। सिनेबार पारा का सल्फाइड अयस्क होता है और सिनेबार का फॉर्मूला होता है HGS। सिनेबार कौन है इसमें? HGS। क्लियर है? PBS इसका नाम है गैलेना और ये PBS सीसा का अयस्क होगा। SnO2 ये टीन स्टोन इसका नाम है, टीन का अयस्क होगा। PbCO3 ये सीसा का अयस्क होगा। सॉरी, ये है लेड कार्बोनेट, ये लेड कार्बोनेट ये भी सीसा का अयस्क है। SnO2 ये टीन का अयस्क है। HGS ये सिनेबार है जो पारा का अयस्क होगा यानी मरकरी का, और PBS यानी लेड सल्फाइड ये भी आपके सीसे के अयस्क होंगे। अगला सवाल है कि धनायन अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे ब्लैंक्स को भरना है। यानी इन चारों में कौन ऐसा दोष होगा जिस दोष के कारण उस क्रिस्टल के धनायन अंतराकाशीय स्थान में शिफ्ट हो जाते हैं? तो उस दोष का नाम है आपका, उस दोष का नाम है फ्रैंकल दोष। क्या नाम है उसका? फ्रैंकल दोष। क्लियर है? फ्रैंकल दोष में क्या होगा कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल मतलब धनायन और ऋणायन का निश्चित और नियमित व्यवस्था होगा। यानी किसी आयनिक क्रिस्टल से जब कोई एक धनायन अपने स्थान को छोड़ता है और उसी क्रिस्टल में किसी अंतराकाशीय स्थान में जाके शिफ्ट हो जाता है, उसके कारण क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न होता है और उस दोष को अपन क्या बोलेंगे? फ्रैंकल दोष के नाम से जानेंगे। शॉर्ट की दोष क्या होगा? तो जब किसी आयनिक क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर चले जाए, उसके कारण जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होगा उसको अपन शॉर्ट की दोष के नाम से जानेंगे। अंतराकाशीय दोष क्या होता है? अंतराकाशीय दोष होगा कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई एक, है ना, कोई एक परमाणु अपने क्रिस्टल को छोड़कर, अपने स्थान को छोड़कर उसी क्रिस्टल में किसी अंतराकाशीय स्थान में जाकर शिफ्ट हो जाता, उसके कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसको अपन अंतराकाशीय दोष बोलेंगे। रिक्तिका दोष होता है कि जब किसी क्रिस्टल में, है ना, कोई भी क्रिस्टल हो जाए, जब किसी क्रिस्टल में कोई एक अणु या परमाणु या आयन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाए, कोई एक, तो उसके कारण जो दोष होगा उसको हम रिक्तिका दोष के नाम से जानेंगे। अगला सवाल है CH3COH का IPAC नेम क्या होगा?
CH3COH का आईपीएसी नेम होता है, CH3COH का आईपीएसी नेम होता है। ये दो कार्बन को इथेन बोलेंगे। COH ये इथेनोइक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड, यानी CH3COH का आईपीएसी नेम इथेनोइक एसिड। अगला सवाल, निम्न में कौन एक अनुषंग गुणधर्म नहीं है? तो टोटल अनुषंग गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, सारे को मालूम है ना। 4 प्रकार का अनुषंग गुणधर्म होता है, जिसका नाम है बारी बारी से। पहला है वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन और चौथा है प्रसरण दाब। ये टोटल 4 अनुषंग गुणधर्म होते हैं। कौन कौन से? वाष्प दाब का अवनमन, तो वाष्प दाब का अवनमन ऑप्शन में नहीं है। दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, ये भी अनुषंग गुणधर्म है। तीसरा हिमांक का अवनमन, ये भी अनुषंग गुणधर्म है। चौथा होता है प्रसरण दाब, ये भी अनुषंग गुणधर्म है। यानी हिमांक का अवनमन, प्रसरण दाब और क्वथनांक का उन्नयन, ये तीनों अनुषंग गुणधर्म है। लेकिन प्रकाश की क्रियाशीलता वाली अगर बात कर दो तो ये अनुषंग गुणधर्म नहीं है। अगला सवाल है कि अभिक्रिया C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल को HX यानी कोई हैलोजन अम्ल है, हैलोजन अम्ल से जब इसको अभिक्रिया करवाएंगे तो ये एल्कील हैलाइड का निर्माण करता है। C2H5X यानी ये हैलाइड है, ये एल्कील, और साथ में जल देता है। यहां पे क्या हो जाएगा? ZnH2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? यानी X को आप क्या रखोगे? यहाँ पे X जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये X यहाँ पे कौन सा हैलोजन होगा कि क्रियाशीलता का क्रम जो है इसमें से सबसे ज्यादा होगा? अब इसमें सबसे आसान क्वेश्चन क्या है कि आपके पास हैलोजन जो होंगे ना, कौन कौन हैलोजन होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 हैलोजन। इसमें से किसका, ये 3 में से ऑप्शन छांटना है। ये तीन में से छांटना है कि किसकी क्रियाशीलता का क्रम अत्यधिक होगा। सारे हाइड्रोजन के साथ अगर होंगे तो क्रियाशीलता का क्रम डिपेंड करता है साइज पे। इसमें डिपेंड करेगा साइज पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, यानी विद्युत ऋणात्मकता पे। तो यहां पे आप ध्यान से देखो, क्लोरीन ये साइज के, ब्रोमीन थोड़े से बड़े साइज के, आयोडीन सबसे बड़े साइज के। तो जिसका साइज बड़ा होगा वो आसानी से अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा। जिस एलिमेंट का साइज बड़े होंगे यानी आबंध जिसकी बड़ी होगी, उस आबंध को तोड़ना आसान होगा और वो परमाणु आसानी से अभिक्रिया में भाग ले लेंगे, तो उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता आयोडीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद सबसे कम क्लोरीन की। तो सबसे हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम किसका होगा? आयोडीन का ज्यादा ब्रोमीन से, ब्रोमीन का ज्यादा क्लोरीन से। तो ये ए नंबर ऑप्शन आपके सही है। K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है K4FeCN6 में आयरन का यानी Fe का ऑक्सीकरण संख्या बताना। सारे का चार्ज मालूम होना चाहिए। एक पोटेशियम का चार्ज +1 होता है तो 4 पोटेशियम का +4 होगा। आयरन का निकालना तो x मान लो, 1 Cn का -1 तो 6 Cn का -6, +4 + x -6। क्लियर? तो x -2 बराबर 0, x बराबर +2। ये बी नंबर ऑप्शन सही है। K4FeCN का होल6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? +2। पॉलीथीन किसका बहुलक है? देखो, पॉली मतलब होते हैं बहुत सारे, पॉलीथीन, पॉली मतलब बहुत सारे, थीन, पॉलीथीन किससे मिलके बना है? तो पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन, थीन मतलब इथीन, है ना? तो बहुत सारे इथीन आपस में, यानी इथीन के काफी सारे एकलक आपस में मिल जाएंगे तो पॉलीथीन बन जाएंगे। क्लियर है? पॉलीथीन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक किस बात पर निर्भर करता है? यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की बात होगी, अभिक्रिया का वेग होगा तो किस पर डिपेंड करेगा? तो ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी अभिक्रिया का तापमान बढ़ाओगे तो उसके वेग भी बढ़ेंगे। क्लियर है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का आप तापमान बढ़ाओगे तब उसका वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कितना डिग्री तापमान बढ़ाएंगे तो कितना वेग बढ़ेगा? तो ये भी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो, जब किसी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो उसके वेग में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाता है। कितना? 2 से 3 गुना। तो किस पे डिपेंड करेगा? तो वो सिंपली डिपेंड करेगा ताप पर। क्लियर है? प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, समय पे डिपेंड नहीं करेगा, भार पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक किस बात पर निर्भर करेगी? तो ताप पर निर्भर करेगी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन प्रबल ऑक्सीकारक है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक आपके क्या होंगे? फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, FCC काई सेल का पैकिंग प्रभाज क्या होगा? तो FCC काई सेल की बात करो तो FCC काई सेल होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसके पैकिंग प्रभाज डिपेंड करेंगे संकुलन क्षमता पर। तो FCC का संकुलन क्षमता होता है 74%, यानी पैकिंग प्रभाज हो जाएंगे तो 74/100, 0.74। तो ये बी नंबर ऑप्शन आपके सही है।
ZnCO3 का वांट ऑफ कारक क्या होगा? तो वांट ऑफ कारक इसमें देखो निकाल सकते हो। ZnCO3 को क्या करो, इसको तोड़ दो। जब ZnCO3 को तोड़ोगे तो ये बन जाएगा Zn2 प्लस और CO3 2 माइनस, यानी इसमें कितने धनायन और कितने ऋणायन निकले? धनायन के 1 मोल निकले और ऋणायन के भी 1 मोल निकले। तो वांट ऑफ कारक अगर हम निकालना चाहें तो किसी भी विद्युत अपघटय यौगिक का वियोजित होने के बाद यानी टूटने के बाद जितने धनायन और ऋणायन की संख्या बनी है वही क्या कहलाएगा? वांट ऑफ कारक, उसी की संख्या। तो जब ZnCO3 को जिंक कार्बोनेट को अपन वियोजित किए तो वियोजित करने पर 1 मोल धनायन दिया, 1 मोल ऋणायन दिया, यानी धनायन और ऋणायन दोनों मिलकर 2 मोल हो गए। तो इसके वांट ऑफ कारक कितने हो गए? 2 हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में सेम इसी तरह से आते हैं, तो आप आसानी से सारे को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 14 तक। क्लियर है? तो 14 के आगे हम और इसी में आगे कर लेंगे, तब तक वीडियो को पॉज करके आप सारे क्वेश्चंस को कॉपी करो। क्लियर है? चलिए आगे आ जाए हम लोग। एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? सवाल नंबर 15 है, एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो एमीन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसका क्रियाशील मूलक क्या होगा? NH2। एमीन का क्रियाशील मूलक NH2। CONH2 एमाइड का क्रियाशील मूलक COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का और OH किसका? अल्कोहल का। क्लियर है? एमीन का क्रियाशील मूलक होता है NH2, CONH2 एमाइड का होगा और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा और OH किसका होगा? अल्कोहल का। अगला सवाल है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है? तो इस अभिक्रिया को अपन बोलेंगे बुर्ज अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? बुर्ज अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, यहां से देखो बना देते हैं। एथिल ब्रोमाइड होता है C2H5Br। क्लियर है? इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाना है। किससे करवा दो? सोडियम धातु से। पर्जेंसी किसकी होनी चाहिए? पर्जेंसी होनी चाहिए शुष्क ईथर की। अब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर कौन सा उत्पाद बनता है? अब यहां से आप ध्यान से देखना कि NaBr को लेके बाहर जाएगा, सोडियम क्या करेगा? ब्रोमीन को लेके बाहर जाएगा। जैसे ही सोडियम ब्रोमीन को लेके बाहर जाएगा C2H5 हो जाएगा अनाथ। क्या हो जाएगा? अनाथ हो जाएगा। तो इस अनाथ को साथ देने के लिए इसके साथ कोई तो आना चाहिए ना बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक हेलोल्केन अपन और लेंगे। जो C2H5 आपने लिया था वही C2H5 फिर लोगे, तो एक ब्रोमीन लेना होगा साथ में एक सोडियम। अब यहां से 2 ब्रोमीन 2 सोडियम को लेके बाहर जाएगा, तो ये कार्बन भी अनाथ, ये कार्बन भी अनाथ, और दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगा, दोनों नाथों को मिल जाएगा साथ। ये C2H5 और ये C2H5, यानी 4 कार्बन के यौगिक बनेंगे। 2 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे। अब 4 कार्बन वाले को क्या बोलोगे? ब्यूटेन बोलोगे। C4H10 क्या बनेंगे? C4H10 बनेंगे और C4H10 का नाम क्या है? ब्यूटेन नाम है। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। फिर से एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर कौन सा उत्पाद बनेगा? तो ब्यूटेन बनेगा। इस अभिक्रिया का नाम है बुर्ज अभिक्रिया। ऐसा ऑब्जेक्टिव सवाल ये आएगा कि बुर्ज अभिक्रिया में किसी भी हेलो एल्केन को किस धातु की उपस्थिति में, किस धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो उस धातु का नाम होगा सोडियम। क्लियर? अगला सवाल नंबर 17 है कि K3CrEn का होल 2, ये है EN इथीन 1,2 डाइमीन। EN का होल 2 में Cr का उप संयोजन संख्या बताना है। तो ये EN द्विदंती लिगेंड्स की अगर बात कर लो तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका सीधा दुगना हो जाता है, यानी 2 दूनी 4। एक क्वेश्चन है अभिक्रिया 2A+B बन रहा है 3C+D, और इस रासायनिक अभिक्रिया में आपको ये बताना है कि इसका वेग स्थिरांक की दर क्या होगी। तो वेग स्थिरांक क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता घटेगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। क्लियर है? अभिकारक की सांद्रता घटेगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में 2A+B से बन रहा है 3C+D, इसके लिए वेग नहीं होंगे। कौन सा वेग नहीं होंगे? तो यहाँ पे ध्यान देना। अब किसी का वेग आप किस प्रकार से निकाल सकते हो, तो यहाँ पे हम वेग निकाल के देखेंगे। वेग निकालना पहले सीखेंगे कि किस प्रकार से वेग आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो 2A+B ये क्या बन रहा है? 3C+D। क्लियर है? जो अभिकारक की सांद्रता में का गुणांक होगा वो डिवाइड में आ जाएगा और ये हो जाएगा dA/dt। क्लियर? बराबर अभिकारक की सांद्रता का गुणांक कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा dB/dt। अब यहां से बराबर
अभिकारक की सांद्रता का जो गुणांक होगा यानी प्रतिफल की सांद्रता का जो गुणांक होगा 3, ये डिवाइड में आएगा 1/3, ये हो जाएगा dc/dt। क्लियर? बराबर अभिकारक की सांद्रता का गुणांक कितना, सॉरी ये प्रतिफल है ना, इसकी सांद्रता का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा dd/dt। अब यहाँ पे एक सबसे जरूरी बातें है कि जो अभिकारक होते हैं उसकी सांद्रता घटेगी तो माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी तो प्लस लगेगा, यहाँ भी प्लस लगेगा। अब ये चार में से कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है, ध्यान से देखो, dc/dt, क्लियर है? लेकिन 1/3 में होना चाहिए, 1/3 में होना चाहिए। -dv/dt, ये मैच कर रहा है। dd/dt, ये भी मैच कर रहा है। -da/dt, ये भी मैच कर रहा है। तो आपको बताना है कि कौन सा बेग इसमें नहीं होगा। तो कौन सा बेग नहीं होगा, ये तो माइनस में होंगे, है ना। ए में आ जाएंगे -12 और सी वाला ऑप्शन है क्या, सी वाला आ जाएगा dc/dt 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर लो, ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप ऑप्शन को चेंज करके लगा लो 1/3। क्लियर है? तो ये 1/3 dc/dt ये भी मैच कर रहा है ना। तो कौन सा मैच कर रहा नहीं कर रहा है, तो -da/dt, ये ए नंबर। क्लियर? ये डी नंबर ऑप्शन, ये डी नंबर आपके यहाँ पे होने चाहिए 1/2 होनी चाहिए, -1/2 da/dt, तब ये नाम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। ये बेंजीन के साथ OH, बेंजीन के साथ OH रहेगा तब उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा फिनॉल। अगर बेंजीन के साथ OH लगा है तब उसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल। ये सी नंबर ऑप्शन सही है। फिनाइल नहीं होगा, फिनाइल अलग चीज है, बेंजाइल अल्कोहल अलग है और ये फिनॉल अलग है, तो बेंजीन तो होगा नहीं, ये सी नंबर फिनॉल। निम्न में किसका प्रसरण दाब सबसे ज्यादा होगा, तो जिसके वाल्ट ऑफ कारक ज्यादा होंगे उसके प्रसरण दाब ज्यादा होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 0.1 MnCl, यहां से एक H प्लस और Cl माइनस, इसका I का मान 2 निकलेगा, 2 गुनी 0.1 0.2, यहां से 2 निकलेगा 2 गुनी 0.2 तो 0.4, यहां से 2 1 3, 2 सोडियम 1 सल्फेट, 2 1 3, 3 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.9, इसका 0.2, तो यानी सबसे ज्यादा इसका सी नंबर का 0.9 यहाँ पे आया। I का मान यहाँ से निकाल लोगे, 2 सोडियम यानी 2 धनायन 1 ऋणायन, तो 2 1 3 आयन होंगे और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, वही बस प्रसरण दाब सबसे ज्यादा हो जाएगा। केनिजारो प्रतिक्रिया कौन नहीं दिखलाता है, तो ध्यान देना इसमें, केनिजारो प्रतिक्रिया वह नहीं दिखलाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति होगी, वही नहीं निकलेगा केनिजारो अभिक्रिया। देखो ये जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वह केनिजारो अभिक्रिया नहीं दिखाएगा, मतलब केनिजारो अभिक्रिया उसमें होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की अब्सेंसी होगी। जिस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वही केनिजारो अभिक्रिया दिखलाएगा। अब यहां पे देखो, ये एल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये केनिजारो अभिक्रिया दिखाएगा। ये है आपके बेंजल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये केनिजारो अभिक्रिया दिखाएगा। लेकिन ये CH3CHO ये है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये कार्बोनिल वाले कार्बन, इसके ठीक बाद वाले कार्बन अल्फा कार्बन और इसके साथ जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, ये केनिजारो अभिक्रिया नहीं दिखलाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन सा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है जिसके केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे फास्फोरस के पास भी लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होगा, इसमें BCl3 में बोरॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लाना चाहेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। CH3CH2OH उत्प्रेरक के रूप में क्या डालोगे कि एल्डिहाइड बन जाएगा? ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे सवाल आते हैं आपके। यह है एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीकरण हुआ तब जाके एल्डिहाइड बन गया। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण होके, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होके पहले एल्डिहाइड बनता है प्रथम उत्पाद, फिर द्वितीय उत्पाद कार्बोक्सिलिक बन जाता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ही बनाना है प्रथम उत्पाद, तो एल्डिहाइड PCC की प्रेजेंसी में करोगे, किसके? PCC की उपस्थिति में करोगे, तब जाके ये एल्डिहाइड बनाएगा। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी? 4 होती है। क्लियर है? ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है। अगला सवाल है, किस आयन का चुंबकीय अघूर्ण अधिकतम होगा? तो जिसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसका चुंबकीय अघूर्ण भी ज्यादा होगा। अब ध्यान से देखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हेलियम 3 प्लस में n बराबर 0 होगा, है ना। Zn2 प्लस में n बराबर भी 0 होगा, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अब क्रोमियम 3 प्लस की बात करो तो क्रोमियम का होता है 24, क्रोमियम का होता है 24, इसका विन्यास हो जाएगा 4s1 3d
5, ये क्रोमियम का। अब यहां से 3+, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, एक यहां से निकले, 2 यहां से निकलेंगे, तो इसमें n बराबर 2 आएंगे। कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट का कितना 27 होता है ना, ये कोबाल्ट का हो जाएगा 4s2 3d7। क्लियर, 27। अब यहां से 3+, मतलब 2 यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, तो यहां बचेगा 6। अब इसमें n बराबर हो जाएंगे 4। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कोबाल्ट 3+ में ज्यादा, तो चुंबकीय गुण भी CO3+ का ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 26 है RCOCl+S2 PdBSO4। ये आपका एक कैटलिस्ट है जिसका नाम है प्लेटिनम बेरियम सल्फेट। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराना है तो एसिल क्लोराइड बन जाएगा एल्डिहाइड। तो कौन सा उत्प्रेरक शामिल, सॉरी, इस उत्प्रेरक जब शामिल होंगे तो उस अभिक्रिया का नाम, कौन सी अभिक्रिया होगी, तो उसका नाम होगा रोजेनमुंड अभिक्रिया। क्या नाम होगा इसका, रोजेनमुंड अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 27 है निकेल CO का होल 4। निकेल टेट्रा कार्बोनिल में निकेल का प्रसंगरण। अब इसमें देखो लिगेंड्स की संख्या 4 है, लिगेंड्स कितने हैं, CO का होल 4 मतलब लिगेंड्स 4 है, तो 4 लिगेंड्स वाले को बोलेंगे sp3 प्रसंकरण। sp3, एक s का और 3 p का, तो ये sp3 प्रसंकरण, ये बी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है क्लेमेंसन अपचयन में उत्प्रेरक कौन से होंगे। क्लेमेंसन अपचयन में कौन सा उत्प्रेरक होगा, तो क्लेमेंसन अपचयन में ZnHG यानी पारा जिंक अमलगम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कैटलिस्ट शामिल होता है आपके क्लेमेंसन अपचयन उत्प्रेरक में। तो ये उत्प्रेरक आपको याद रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 29 है आयरन के निष्कर्षण में धातुमल होंगे। तो आयरन के निष्कर्षण जब करोगे तो उसमें धातुमल कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड प्राप्त होगा, और वो धातुमल कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड उस भट्टी से बाहर चले जाएंगे। क्लियर, तो ये कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड। 30 नंबर सवाल है संपर्क विधि से गंधका अम्ल का उत्पादन करना है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल भी बन के आएगा एक्स्ट्रा कि गंधका अम्ल का उत्पादन किस विधि से होगा, तो गंधका अम्ल का उत्पादन संपर्क विधि से होगा। जब गंधका अम्ल का उत्पादन संपर्क विधि से करोगे तो उसमें SO2 का ऑक्सीकरण SO3 में हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो उस ऑक्सीकरण में शामिल कौन सा उत्प्रेरक होगा, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो उसका नाम है वेंडियम पेंटाऑक्साइड। आप इसको एकदम याद रखना, यही सवाल बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, आप टिक करके आओगे, 100% सही बना के आओगे। क्लियर है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट करो, कॉपी बनाओ वीडियो को पॉज करके, और सारे के सारे सवाल आप बोर्ड में करके आओगे। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके सारे सवाल का नोट्स बनाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कॉपर पायराइड का आपको सूत्र बताना है। तो कॉपर पायराइड एक कॉपर का अयस्क होता है जिससे अपन कॉपर के निष्कर्षण करेंगे। तो उस कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होगा, ये कॉपर पायराइड सल्फाइड अयस्क होता है, कॉपर का सल्फाइड अयस्क होता है कॉपर पायराइड। इस कॉपर पायराइड का फॉर्मूला क्या होगा, CuFeS2। क्या होगा, CuFeS2 कॉपर पायराइड। अगला क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर सिरका की बात करो तो सिरका का इस्तेमाल हम लोग किस में करेंगे, अचार बनाने में, है ना। अचार खराब नहीं हो तो उसके लिए अपन उसमें क्या डालते हैं, सिरका डालते हैं। तो सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिरका में कार्बोक्सिलिक अम्ल का एसिड पाया जाता है, और उस एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। बी नंबर ऑप्शन सही है। सिरका में कौन सा एसिड होगा, एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड CH3COOH। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है CH3CH के साथ OH CH2CH3, इसका नाम है, इसका अगर आईपीसी नेम लिखो तो 1 2 3 4 4 कार्बन, दूसरे पे अल्कोहल, तो ब्यूटेन 2 ऑल, इसका नाम है ब्यूटेन 2 ऑल। जब इसका निर्जलीकरण करोगे तो निर्जलीकरण करने से कौन सा उत्पाद बनेगा ये आपको बताना। तो आइए रिएक्शन देखते हैं फटाक से इसका रिएक्शन देखो। निर्जलीकरण कराना है CH3 और इस CH के साथ क्या लगा है OH, CH के साथ OH और साथ में CH2 और ये CH3। इसका निर्जलीकरण कराना मतलब जल को बाहर निकालना। निर्जलीकरण का मतलब है जल मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। अब यहां से एल्कोहल का समूह से जल कहां से बाहर निकलेगा, ये जरूरी वाली बात है। अब देखो यहां पे जल कहां से बाहर निकलेगा, तो एल्कोहल से OH और एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़े हैं उसके ठीक बाद वाले कार्बन से H। ध्यान देना, इसमें जल कैसे बाहर निकालेंगे, एक OH यहां से बाहर निकलेगा और इस एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उसके ठीक बाद वाले कार्बन से H निकलेगा। अब CH3 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो ना, CH2 और H यहां से। अब यहां से एल्कोहल समूह बाहर निकल जाएंगे, सॉरी जल मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे।
तो जब बाहर निकलेंगे यहां से, इसका OH और इसका H दोनों मिलके बाहर चला जाएगा, इसका OH और इसका H दोनों मिलके बाहर चला जाएगा, तो H2O बाहर। अब देखो जब H2O बाहर जाएंगे तो इसके जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होके जाएंगे और ये बॉन्ड भी इसको इलेक्ट्रॉन देके जाएंगे। ध्यान देना, ये OH जब यहां से जाएगा तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दे के जाएंगे, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये सिंगल बॉन्ड किसमें बदल जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो ये CH2 जैसे का तैसा CH2 और ये सिंगल बॉन्ड बन चुका डबल बॉन्ड। अब CH यहाँ से CH होंगे क्योंकि OH यहाँ से बाहर चले गए और ये CH2 जैसे का तैसा, ये CH3 भी जैसे का तैसा। अब यहाँ से एग्जाम्पल में देख लो, ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा उत्पाद आपको मैच कर रहा है, तो इस चार ऑप्शंस में ये उत्पाद मैच कर रहे हैं, ये बी नंबर उत्पाद आपके मैच कर रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। यानी जब ब्यूटेन 2 ऑल का निर्जलीकरण करोगे तो ब्यूटीन का उत्पाद होगा। किसका उत्पाद होगा, ब्यूटीन का। ब्यूटेन 2 ऑल के निर्जलीकरण से ब्यूटीन का उत्पाद होता है, तो ये प्रोडक्ट आपके फॉर्मेशन होंगे। अगले सवाल पे आते हैं, क्लियर है बातें, इज द वेरी एकदम सस्ता रिएक्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 34, CH3CN के अवकरण से क्या प्राप्त होता है। अब इसमें CH3CN इसका नाम है मिथाइल साइनाइड। क्या नाम है इसका, मिथाइल साइनाइड। अब मिथाइल साइनाइड का अपन अवकरण करेंगे, इसमें भी एक रिएक्शन देख लो फटाक से कैसे अवकरण करेंगे इसका। CH3CN ये रहा CH3CN, तो CN के बीच में इस तरह से आप बॉन्ड बना दो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा ना CH3CN। इसके अवकरण कराना है तो अवकरण इसमें करवाएंगे लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड। और ये जो अवकारक पदार्थ है ये प्रबल अवकारक पदार्थ है, ये साइनाइड को अवकरण कराएगा। अवकरण कराने का मतलब है कि हाइड्रोजन ऐड होगा। क्लियर है, जब किसी यौगिक जब किसी कार्बनिक यौगिक का अवकरण करोगे तो वहां से और या तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा या तो फिर हाइड्रोजन ऐड होगा। तो अवकरण कराएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ऑक्सीजन तो है नहीं कि इसको बाहर निकालेंगे, केवल क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करा दो, कितने, 4 हाइड्रोजन। अब 4 हाइड्रोजन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड में से डायरेक्ट अगर हम करना चाहे, डायरेक्ट ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो रिएक्शन थोड़ा सा लंबा जाएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, कितने बॉन्ड टूटेंगे, 2। ये 2 बॉन्ड टूट गया, जैसे 2 बॉन्ड टूटेगा तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा नाइट्रोजन पे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसका, ये शिफ्ट होगा नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे आएंगे 2 माइनस और कार्बन पे आएगा 2 प्लस। अब 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन को 2H और 2H इस प्रकार से लिख सकते हो, 2H प्लस में 2H माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस, ये आएगा प्लस प्लस। क्लियर है, तो 2H प्लस वाला इसके साथ और 2H माइनस वाला इसके साथ। इसका मतलब है कि 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आएंगे और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ आएंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनाएंगे देख लो, ये CH3 जैसे का तैसा रहेगा, C इस कार्बन के साथ आ गया 2 हाइड्रोजन, तो ये बन गया CH2। अब 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ आ गया तो ये बन गया NH2। तो प्रोडक्ट आपकी क्या बन गए, CH3 CH2 NH2। अब ये उत्पाद देखो ऑप्शन में कौन है, CH3 CH2 NH2, ये बी नंबर उत्पाद आपका सही है। यानी जब मिथाइल साइनाइड को अवकरण कराओगे तो क्या प्राप्त होगा, इथाइल साइनाइड प्राप्त होगा। क्लियर है बातें, एकदम सस्ता रिएक्शन है। मिथाइल साइनाइड के अवकरण से क्या प्राप्त होगा, इथाइल एमीन प्राप्त होगा, सॉरी इथाइल एमीन प्राप्त होगा, है ना, इथाइल एमीन का उत्पाद बनेगा। क्लियर है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, ये आपके जो प्रोडक्ट अभिकारक दे रखे हैं रिएक्शन, इसका नाम है ऑर्थोमेटा मेटा नाइट्रो नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम है, मेटा नाइट्रो नाइट्रोबेंजीन। अब इसमें X इसमें क्या प्रेजेंट होगा कि रिएक्शन करके ये जो NO2 तो सेम रहा, ये NO2 बदल गया NH2 में। ध्यान से देखना, ये NO2 किस में बदल गया, NH2 में। ये NO2 NH2 में बदल जाएगा कब, जब हम यहाँ पे कुछ उत्प्रेरक डालेंगे। तो कौन सा उत्प्रेरक यहाँ पे X के रूप में डालेंगे, ये NO2 जो नाइट्रो है वो NH2 में बदल गया, एमीन में बदल गया। यानी इस NO2 से NH2 होने में इसका हुआ है अवकरण। क्या हुआ है, अवकरण हुआ है। यानी यहां से ऑक्सीजन बाहर निकला और हाइड्रोजन प्रवेश कर गया, वहां से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, यहां से ऑक्सीजन बाहर निकला और यहां पे हाइड्रोजन प्रवेश किया,
तब ये NO2 से क्या बन गया, NH2 बन गया। तो यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यहाँ पे डालोगे, कौन सा उत्प्रेरक यहाँ पे डालोगे, ये आपको बताना है। तो ध्यान देना इसमें, यहाँ पे कोई अपकारक पदार्थ डालेंगे, क्या डालेंगे, कोई अपकारक पदार्थ। तो कौन सा अपकारक पदार्थ होगा यहाँ पे, ये सबसे जरूरी बातें हैं। अब यहां से लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड, ये भी अब आपके अपकारक पदार्थ है, लेकिन इस अपकारक पदार्थ का यूज सब जगह आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अपकारक पदार्थ होगा SnHCl। क्या होगा, SnHCl। और ये SnHCl क्या करेगा, इस NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, यानी अवकरण करा के NO2 को NH2 में बदल देगा। क्लियर है, ये बी नंबर ऑप्शन आपका सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला होगा C6H12O6। जब ग्लूकोज का आप संरचना बनाओगे तो 6 कार्बन वाले संरचना बनेंगे और जिसका नाम है हेक्सोज। ग्लूकोज क्या होगा, हेक्सोज। लेकिन एक ग्लूकोज का ही प्रजाति है जिसका नाम है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सुक्रोज से टूट के बनते हैं। सुक्रोज का जब जल अपघटन होंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होगा, लेकिन ग्लूकोज आपके हेक्सोज होंगे और फ्रक्टोज पेंटोज होंगे। क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराओगे। जब ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, तो ईथर में मैग्नीशियम को डालकर किस यौगिक के साथ, किस अभिकारक के साथ आप अभिक्रिया कराओगे। तो ग्रिग्नार्ड अभिकारक का यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एक डेफिनेशन ये होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो होगा जब किसी एल्कील हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। फिर से, जब किसी एल्कील हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ, तो वो मैग्नीशियम धातु एल्काइल हैलाइड के कार्बन और हैलोजन के बीच में आके शिफ्ट हो जाता है और वह प्रतिकारक हो जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाए, किसको करवाए, एल्किल हैलाइड को करवाए। एल्किल हैलाइड क्या होता है, तो कार्बन के साथ हैलोजन, उसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पे ऑप्शन में जो एल्किल हैलाइड होगा वही आपके ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाएंगे। एल्किल हैलाइड कौन, ये तो एल्कोहल है, ये तो सिर्फ एल्केन समूह है, ये है आपके एल्किल हैलाइड C2H5Cl। तो ये एल्किल हैलाइड C2H5Cl जो होगा वो मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करेगा ईथर की उपस्थिति में, तो ये क्या बना देगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाएगा। और ये मैग्नीशियम कहां पे आएगा, तो ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में आके घुस जाएगा मैग्नीशियम, तो उसी का नाम होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्लियर है। 38 नंबर सवाल पे आते हैं, CH3CH2Br, ये है आपका इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड को जब एल्कोहलिक केओच से अभिक्रिया कराओगे, इथाइल ब्रोमाइड को जब एल्कोहलिक केओच के साथ अभिक्रिया कराओगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा, तो एल्कोहलिक केओच इथाइल ब्रोमाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्कीन में बदल देगा। तो ये जो इथाइल ब्रोमाइड है ये सीधे क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जलीय केओच रहता तो ये बन जाता CH3CH2OH, क्या बन जाता, ये C नंबर बन जाता। जलीय केओच रहता तो CH3CH2OH हो जाता, लेकिन एल्कोहलिक केओच है तो ये बन जाएगा एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा ध्यान रखना। एल्कोहलिक केओच एल्कीन, जलीय केओच एल्कोहल। एल्कोहलिक केओच एल्कीन बनेगा और जलीय केओच रहेगा तो एल्कोहल बनेगा। क्लियर है भाई। अगले सवाल पे आते हैं, CH3CH2CHO, इसका नाम है एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड में कौन सा इसका यौगिक का नाम होगा, एपिसिलिन क्या होगा, तो इसका नाम होगा प्रोपेनल। क्या नाम होगा, प्रोपेनल। अब इस प्रोपेनल को अभिक्रिया कराया हो किसकी उपस्थिति में, जो X है ये प्रतिकारक है, तो ये X प्रतिकारक क्या डाले हो, ये प्रोपेनल बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो ध्यान देना यहाँ पे हुआ क्या है, ये देखो CH3CH2CHO, CH3CH2 ये दोनों कॉमन है, इन दोनों से मतलब नहीं है। ये जो CHO है यही CHO किस में बदला है, ये CHO बन गया CH2OH बन गया। इन दोनों कार्बन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, इन दोनों कार्बन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। छेड़छाड़ किसमें हुआ, इसको छेड़ा गया है, ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप को छेड़ा गया है, इन दोनों को नहीं छेड़ा। अब यहां पे ध्यान से देखो,
CHO किस में बदल गया, CH2OH में। अब यहाँ पे एक कार्बन क्लियर है, एक ऑक्सीजन ये भी ठीक है। हाइड्रोजन 2 1 3, हाइड्रोजन हो गया एक, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और शामिल हुआ ना, 2 हाइड्रोजन और शामिल हुआ, यानी इस एल्डिहाइड का हुआ है अवकरण। क्या हुआ है, अवकरण हुआ है। अवकरण जब इसका होगा तो कौन सा अवकारक पदार्थ इसमें डालोगे ना, तो अवकारक पदार्थ डालोगे तब ये एल्डिहाइड अपकृत होकर एल्कोहल बनाएगा। तो वो अवकारक पदार्थ क्या होगा, सबसे फेमस अवकारक पदार्थ सोडियम बोरोन हाइड्राइड। सबसे फेमस अवकारक पदार्थ क्या होगा, NaBH4, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। तो ये ऐसा अवकारक पदार्थ है, ये एल्डिहाइड को अपकृत करके किसमें बदल देगा, एल्कोहल में बदल देगा। क्लियर है भाई। अगले सवाल पे आ जाओ। कीटोन का समान सूत्र क्या होगा, तो कीटोन क्या होता है, C और इस C पे डबल बॉन्ड O, फिर से C बॉन्ड C, बीच वाले C पे डबल बॉन्ड O, फिर से C, यानी दोनों तीन कार्बन का चेन मिनिमम कीटोन बनने के लिए 3 कार्बन चाहिए, 3 कार्बन और बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O, उसी का नाम होगा कीटोन। अब ये RCH2OH ये एल्कोहल है, RCOR ये देखो, R का मतलब कार्बन, R डैश मतलब भी कार्बन और बीच में कार्बन और बीच वाले कार्बन पे ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड O, इसी का नाम है कीटोन। RCOOH ये है कार्बोक्सिलिक, RCHO ये है एल्डिहाइड। तो ये सूत्र आपको एकदम माइंड में फिट रखना है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, आपके एल्कोहल, ईथर, ईस्टर, एमीन, एमाइड, ये सारे सूत्र 2-3 एग्जामिनेशंस में 110% आएंगे और आप उसको टिक करके आओगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 41, इथाइल एसीटेट को जब CH3MgBr, यही है ग्रिग्नार्ड विकर्मक, यही है ग्रिग्नार्ड विकर्मक। ये देखो यहाँ पे जो करवाए थे, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए क्या डालते थे, हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड। तो मैग्नीशियम कहां पे आके घुसता था, कार्बन और क्लोरीन के बीच में आके घुस जाएगा, कार्बन और हैलोजन के बीच में आके मैग्नीशियम घुस जाएगा। अब यहाँ पे देखो कार्बन और ये हैलाइड के बीच में मैग्नीशियम घुसा ना, तो ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो जब इथाइल एसीटेट को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करते हो तो कौन सा एल्कोहल बनता है, तो फट से रिएक्शन देख लेते हैं, बेहद ही सस्ता रिएक्शन है। अब यहाँ पे रिएक्शन देख लो, इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, नीचे में O और CH2 CH3, इसका नाम है इथाइल एसीटेट। क्या नाम है, इथाइल हो गया, एसीटेट हो गया। अब इसको अभिक्रिया करवा दिया गया है CH3MgBr से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रूल है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कार्बन और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड टूटते हैं, तो मैग्नीशियम पे प्लस आता है, कार्बन पे माइनस आता है, और डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो O पे माइनस आएगा, यहाँ पे O पे माइनस आएगा और कार्बन पे प्लस आएगा। ठीक है। तो ये माइनस वाले चले जाएंगे प्लस वाले के साथ, ये माइनस वाले आ जाएंगे प्लस वाले के साथ, आगे माइनस वाले किसके साथ, प्लस वाले के साथ, और ये प्लस वाला आ जाएगा इस माइनस वाले के साथ। अब यहां से देखो जोड़ दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, उसके बाद C के साथ सिंगल बॉन्ड O के साथ आ गया MgBr। क्लियर। O के साथ कौन आ गया, MgBr, और ये आपके CH2 CH3 जैसे है वैसे रहेंगे। क्लियर, ये आपके जैसे है वैसे रहेंगे। अब यहां पे ध्यान से देखो, अब यहां पे ध्यान से देख लो, अब ये क्या करा दो, हाँ, इस कार्बन के साथ आ गया CH3 है ना, इसके साथ आ गया CH3। ठीक है। अब यहां पे आप क्या करवा दो, यहां पे इसका जल अपघटन करा दो, जल अपघटन। जल अपघटन मतलब H2O के साथ अभिक्रिया, ये टूट जाएगा H प्लस और H माइनस में, फिर ये बॉन्ड टूटेंगे ना, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये आएगा आपके माइनस के चार्ज यहाँ पे, सॉरी प्लस के चार्ज यहाँ पे, माइनस के चार्ज, तो H प्लस जाएगा इस माइनस वाले के साथ, OH माइनस आएगा इस कार्बन के साथ, तो ये बन जाएंगे आपके CH3 C के साथ OH। ठीक है, C के साथ OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे रहेगा O CH2 CH3 और यहाँ पे आएगा CH3। क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात और होगी, एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक और एक 2 कार्बन से जुड़ा है। तो इथाइल एसीटेट को जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराओगे तो ये सीधे क्या दे देगा, ये सीधे आपको 3 डिग्री एल्कोहल देगा। क्या देंगे, 3 डिग्री एल्कोहल देंगे। ठीक है।
अब 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? तो हिमांक का अवनमन किसका ज्यादा होगा? तो हिमांक का अवनमन जिसके जिसके वांट ऑफ कारक ज्यादा होंगे, जिसके वांट ऑफ कारक, जिसके आई का मान ज्यादा। देखो NaCl में एक धनायन एक ऋणायन, दो आई का मान कितने आएंगे? एक धनायन एक ऋणायन, दो आया। यूरिया में कोई नहीं होगा, यूरिया कोई भी वियोजित या संयोजित नहीं होगा। ग्लूकोज भी ना तो वियोजित होगा ना तो संयोजित होगा। तो K2SO4, यहां से जब इसको तोड़ोगे तो 2K प्लस निकलेगा, एक SO4 निकलेगा। तो 2K प्लस एक SO4 माइनस, दो धनायन का बनेगा एक ऋणायन का बनेगा, तो 2 1 3। ये सी नंबर ऑप्शन आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कमरे के ताप पर द्रव होता है मरकरी, है ना, पारा मरकरी एक ही बात है। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो उसका नाम है Hg यानी पारा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्न में कौन बेरवादार ठोस है? तो वैसे ठोस जो बेरवादार होने का मतलब है कि जिसके अणुओं का निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं हो, यानी अनियमित और अनिश्चित व्यवस्था हो, उसको बोलेंगे बेरवादार ठोस। और उसका उदाहरण क्या क्या है? उसका उदाहरण है कांच, ग्लास, है ना, सोडा लाइम ग्लास, पायरेक्स ग्लास, है ना, उसके बाद फिर क्वार्ट्ज ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सारे के सारे बेरवादार ठोस है। इसमें शर्करा रवादार, NaCl रवादार, कांच बेरवादार, और हीरा कैसा है? हीरा रवादार ठोस है। हीरा को कांच मत समझना आप, हीरा दिखता भले ही चमकीला लेकिन वो कांच नहीं है, वो क्रिस्टलीय ठोस है ना। क्वेश्चन नंबर 45 है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां को क्या बोलोगे? गैंग बोलोगे ना यार। अयस्क में जो उपस्थित होगी अशुद्धियां, उसको आप क्या बताओगे? उसको आप बोल देना गैंग। अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धियां है तो उसको आप गैंग के नाम से जाना। क्लियर है? तो ये सारे के सारे सवाल बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100% आने वाला है, तो उसको आप लिख के आओगे। क्लियर है? तो फट से वीडियो को पॉज करके झटाक से इसके नोट्स बनाओ और बेहतर तैयारी करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे। जितना जल्दी आप नोट करोगे उतना जल्दी अगले क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। निम्न में कौन प्राथमिक सेल है? तो प्राथमिक सेल की बात कर लो तो प्राथमिक सेल वैसा सेल होता है जो एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाए तो उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। प्राथमिक सेल वैसा सेल जो एक बार अनावेशित हो जाए तब उसको दोबारा आप आवेशित नहीं कर सकते, यानी एक बार डिस्चार्ज होने के बाद वो दोबारा चार्ज नहीं हो, तो वैसे सेल प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और इसका डिफिनेशन आपसे बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके दीवार घड़ी है ना, दीवार घड़ी का बैटरी, और उसके बाद फिर हैंड वॉच, हाथों में जो आप घड़ी पहनते हो उसके भी बैटरी एक बार अगर खत्म हो गया तो दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। टॉर्च वाली बैटरी है ना, आजकल तो चार्जेबल टॉर्च आने लगा है। पहले जो टॉर्च चलता था ना, निप्पो वाला बैटरी लगता था, ये अलग अलग कंपनी की बैटरी लगती थी उसमें, तो उसमें जो बैटरी यूज होता था ना, वो बैटरी क्या होता था, एक बार डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया, तब नया बैटरी खरीद के अपन लगाते थे। तो वही है प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल कैसा सेल होगा? जो एक बार डिस्चार्ज हो गया तब उसको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। और उसका सही आंसर क्या है? शुष्क सेल यानी सूखा सेल। शुष्क सेल एक बार डिस्चार्ज हो गया तब उसको चार्ज नहीं कर सकते। फोरेफ श्रेणी को क्या कहा जाएगा? फोरेफ श्रेणी की बात करो तो फोरेफ श्रेणी एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। एफ ब्लॉक के दो श्रेणी में डिवाइड किया गया, एक 4f श्रेणी, दूसरा 5f। 4f को बोलेंगे लेंथेनाइड्स और 5f को बोलेंगे एक्टिनाइड्स। तो 4f को अपन क्या बोलेंगे? 4f को बोलेंगे लेंथेनाइड समूह। 4f श्रेणी को लेंथेनाइड समूह। अगले सवाल पे आते हैं, निम्न में कौन हाइड्रोजन आबंध बनाता है? तो हाइड्रोजन आबंध वही बनाएगा जो किसी भी वर्ग में सबसे ऊपर का एलिमेंट होगा। यानी अगर किसी वर्ग की बात करो तो सबसे ऊपर का जो पहला एलिमेंट होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्राइड है ना, कैल्शियम हाइड्राइड ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। AsH3 नाइट्रोजन फास्फोरस, ये है वर्ग नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, ये वर्ग 15 का है। तीसरे नंबर पे ये भी नहीं बनाएगा। PH3 फॉजिन, ये भी नहीं बनाएगा। ये H2O, ये वर्ग 16 का पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 49 है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट आपको बताना है जो जलांशित हो जाए, मतलब जल अपघटन हो जाए। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन हो जाए तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? उसका क्वेश्चन उल्टा है। वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांशित नहीं किया जा सके, क्वेश्चन चेंज है। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित नहीं हो पाए, जिसको आप जलांशित नहीं कर सकते, जिसका जल अपघटन आप नहीं कर सकते, वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा? तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम होगा
मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन नहीं होता, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज का जल अपघटन नहीं कराओगे, फ्रक्टोज इसका जल अपघटन नहीं कराओगे, लेकिन डाइसेकेराइड जैसे सुक्रोज, तो सुक्रोज का जब आप जल अपघटन कराओगे तो सीधे वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा। तो ये मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होंगे उसका जलांशित नहीं हो सकेगा, मतलब जल अपघटन उसका नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 50 से इथाइल में पाई अमन की संख्या क्या होती है, तो फटाक से इथाइल का स्ट्रक्चर लिख लो। इथाइल मतलब दो कार्बन वाले अल्काइल समूह। इथाइल ये देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है इथाइल, है ना। इसको आप एसिटिलीन भी कह सकते हो। अब इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, तो दो कार्बन, अगर दो एलिमेंट के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाए या डबल बॉन्ड हो जाए तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है और बाकी के दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो ध्यान दो, इसमें पाई बॉन्ड कितने होंगे, इसमें पाई बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड की संख्या 2 होगी। तो इथाइल में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ये और ये नंबर ऑप्शन सही है। XeF4 की आकृति कैसी होगी, XeF4 की आकृति ऐसी होती है, जेनॉन के साथ 4 फ्लोरीन, ठीक है। तो ये संरचना कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये आपके वर्ग समतलीय दिख रहे हैं ना, तो ये सी नंबर ऑप्शन सही है। XeF4 की आकृति कैसी होगी, तो वर्ग समतलीय। अगला सवाल है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु क्या होता है, 0.693 अपॉन K। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु 0.693 अपॉन K, ए नंबर ऑप्शन 0.693 अपॉन K। गंधकाम्ल का उत्पादन होता है किस विधि से, आप किस विधि से गंधकाम्ल का उत्पादन कर सकते हो, तो गंधकाम्ल का उत्पादन किस विधि से होगा, संपर्क विधि से। क्लियर, ये बी नंबर ऑप्शन सही है। ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन, संपर्क विधि से गंधकाम्ल का उत्पादन, डेकॉन विधि से क्लोरीन का उत्पादन और हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन करेंगे हम लोग। सारे के सारे चीजें याद रखो। निम्न में कौन रेड लेड है, यानी लाल सीसा, तो उसका नाम है Pb3O4। ये लाल सीसा है, इसका यूज सिंदूर के निर्माण में होता है। क्वेश्चन नंबर 55, किस क्रिस्टल में सॉल्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो उस क्रिस्टल का नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, एक AgBr ऐसा क्रिस्टल है जिसमें क्या क्या होगा, सॉल्टकी दोष भी होगा और साथ ही साथ फ्रैंकल दोष भी होगा। ध्यान देना, कौन कौन सा दोष, सॉल्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, AgBr, ठीक है। अब यहां से देखो अगला सवाल, CH3CH2NH2 का IPAC नेम बताना है। दो कार्बन है, एमीन ग्रुप लगे, तो दो कार्बन को क्या बोलोगे आप, इथेन बोलोगे। एमीन लगा, NH2 लगा तो एमीन हो जाएगा, तो दो कार्बन इथेनामिन, क्या हो जाएगा इसका, इथेनामिन। ए नंबर ऑप्शन सही है, इथेनामिन। क्वेश्चन नंबर 57, किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। आप जो प्रोटीन वगैरह लेते हो, आपके शरीर में जो प्रोटीन का स्राव होता है, उसका पाचन होना भी अनिवार्य है ना। तो किस एंजाइम से उसका पाचन होगा, तो उस एंजाइम का नाम है पेप्टाइड्स। क्या नाम है उसका, पेप्टाइड्स, बी नंबर ऑप्शन। किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होगा, तो पेप्टाइड्स। अगला सवाल है C2H5N डबल बॉन्ड N प्लस Cl-, ये है आपका डाइजोनियम क्लोराइड। जब डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराओगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा, तो फटाक से यहाँ पे रिएक्शन देख लो, C2H5 है, क्लियर है, C2H5। अब C2H5 को क्या करा दो, जल अपघटन, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl-। जल अपघटन कराए तो जल किसमें टूटेगा, H प्लस OH माइनस में, H प्लस Cl- को लेके भागेगा। अब जैसे Cl- भागेगा तो ये दोनों नाइट्रोजन फ्री हो गए, अब फ्री होके दोनों फट से उड़ जाएंगे, और जैसे उड़ेंगे तो कार्बन पे प्लस आएगा, ये प्लस वाला को जैसे ये माइनस देखेगा ये तुरंत अटैक करेगा C2H5 पे, ये बन जाएगा C2H5OH। अब इसका नाम क्या होगा, इथाइल एल्कोहल, C2H5OH, बी नंबर ऑप्शन सही है। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई, पॉलीमर का मतलब है बहुलक, पॉलीमर यानी बहुलक, और बहुलक ये बनाने का सबसे छोटा इकाई होता है बहुलक। मतलब लक मतलब कोई यौगिक है, बहु मतलब बहुत सारे एकलक होंगे तब जाके बहुलक बनेंगे, काफी सारे एकलक आपस में मिलकर बहुलक बनाएंगे। तो पॉलीमर बहुत सारे मोनोमर आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, पॉलीमर। ये ए नंबर ऑप्शन सही है। पॉलीमर की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, मोनोमर। बेकेलाइट फिनॉल में किसके द्वारा क्रिया करता है, तो बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड से भी क्रिया करके बेकेलाइट बनता है। बेकेलाइट के निर्माण जब होंगे तो उसमें फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करोगे तो वो सीधे क्या बना देगा, वो बेकेलाइट बना देगा।
और ये डेकेलाइट एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग विद्युत रोधी चीजों में इस्तेमाल करेंगे विद्युत उपकरण के निर्माण में, है ना। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस का कॉपी करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, तब क्वेश्चंस नंबर 61 पे आते हैं। क्लियर है? चलिए भाई अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो सबसे अधिक क्षारीय इस सारे एमीन ग्रुप के हैं, तो इस सारे एमीन ग्रुप में आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा। तो ध्यान देना, इसमें सबसे ज्यादा क्षारीय वही होगा जो 2 डिग्री एमीन होंगे, लेकिन यहाँ पे 2 डिग्री एमीन दो दिख रहे हैं, ये भी एक ये भी, लेकिन ये इसमें फिनाइल ग्रुप बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, ये एरोमेटिक एमीन है और ये एलिफेटिक एमीन है। तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा? एलिफेटिक एमीन वाला C2H5 का होल 2 NH, यानी इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हैं, तब इसको क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। अब ये 62 क्वेश्चन है। CH3COCH3 ये कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कीटोन। तो इस कीटोन ग्रुप का आईपीएसी नेम बताना है, CH3COCH3। अब इसमें देखो 1 2 3 कार्बन, कीटोन ग्रुप का सफिक्स क्या होगा? प्रोपेन, सॉरी 1 होगा ना, 3 कार्बन को प्रोपेन, तो इस कीटोन ग्रुप में इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनॉन। क्लियर है? अगले सवाल पे आते हैं, निम्न में कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक उसको बोलोगे जो आपके एनवायरमेंट से प्राप्त हो, पेड़ पौधे से प्राप्त हो, पशु जीव जंतु से प्राप्त हो, है ना, उसको आप बोलोगे प्राकृतिक बहुलक। तो कौन सा प्राकृतिक बहुलक होगा? तो इसका नाम होगा प्रोटीन। प्रोटीन कहां से मिलेगा? प्रोटीन को अपन बना नहीं सकते हैं, प्रोटीन को बना नहीं सकते हैं, बल्कि प्रोटीन हम किसी चीजों से ले सकते हैं, है ना, जैसे पेड़ पौधे से ले सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह से ले सकते हैं, सब्जी से ले सकते हैं, खाने पीने वाली चीजों से ले सकते हैं, तो उसमें प्रोटीन अपन ले सकते हैं, उसको बनाया नहीं जाता। अब जैसे ब्यूनाइस, ये है ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, ये रबर है, एक संश्लेषित है, इसको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। अभी टेरिलीन का इस्तेमाल किसमें होगा? तो कपड़ा बनाने में होगा, रस्सी बनाने में होगा, तो इसको फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में इसको बनाया जाता है। डेक्रोन, इसको भी संश्लेषित किया जाता है। तो सबसे इसमें प्रकृति की बात हो रही है, तो प्राकृतिक बहुलक कौन होगा इसमें? प्रोटीन। अब यहाँ पे देखो, ये बेंजीन के साथ OH है, इसका नाम है फिनॉल। फिनॉल को जब CH3 और 3NOH से अभिक्रिया कराओगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, है ना? ये जो अभिक्रिया बनेगा, इस अभिक्रिया का नाम होगा सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड बनेगा तो उस अभिक्रिया का नाम होगा राइमर-टीमन अभिक्रिया। क्या नाम होगा इसका? राइमर-टीमन। देखो ध्यान से, फिनॉल को जब क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब इसको अभिक्रिया करा के हीट कराओगे, तो ये बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड, और ये सैलिसल्डिहाइड जो बनेगा उस अभिक्रिया का नाम होगा राइमर-टीमन अभिक्रिया। राइमर-टीमन अभिक्रिया। बी नंबर 65 है, फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म में कौन सा घटक यूज होगा? फोटोग्राफिक फिल्म, जैसे कैमरा की बात कर लो, तो कैमरा में जो फोटोग्राफिक फिल्म बनता है, तो उसमें कौन सा घटक होगा उस फोटोग्राफिक फिल्म में? तो जिसका नाम होगा सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। क्या नाम होगा इसका? सिल्वर ब्रोमाइड। अगला सवाल, निम्न में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? तो पी ब्लॉक का तत्व मैग्नीशियम नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम S ब्लॉक का एलिमेंट है। मैग्नीशियम का जब विन्यास लिखोगे परमाणु संख्या 12 होता है, इसका जब विन्यास लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, 6 2 8 2 10 2 12, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन S वाले में गया तो ये S ब्लॉक का एलिमेंट होगा। किसका होगा? X ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो मैग्नीशियम पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। निम्न में किसमें पी पाई डी पाई अबंध बनता है? तो पी पाई डी पाई अबंध उसी में बनेगा जिसके सेंट्रल एटम में, जिसके केंद्रीय परमाणु में d ऑर्बिटल की उपस्थिति होगी। अब इसके NO3 में सेंट्रल एटम कौन सा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं होते। CO3 में केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम कौन? कार्बन। तो कार्बन में d ऑर्बिटल नहीं होते। SO3 में सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु सल्फर, सल्फर में d ऑर्बिटल होता है, तो ये p पाई d पाई बॉन्ड बनाएगा। और BO3, बोरोन में d ऑर्बिटल नहीं होता, इसमें केवल p ऑर्बिटल होता है, तो बोरोन ऑक्साइड भी आपके ये नहीं बनाएंगे, आपके p पाई d पाई अबंध नहीं बनाएंगे। निम्न में कौन हरात होता है? तो इसका नाम होगा FeSO4 into 2H2O हरात होता है। CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? ये एमाइड है। एमाइड क्या होगा? NH2 के साथ CONH2 को क्या बोलोगे? एमाइड। और CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? एमाइड कहा जाएगा। अब अगला सवाल है, ये सवाल तो आपके आने हैं, ऑक्सीकरण संख्या भी आने हैं, ये क्वेश्चंस भी आते हैं।
H4Zn H2O का होल 6 Cl2 का आईपीएसी नेम बताना है। देखो ध्यान से, आईपीएसी नेम बताना है तो आईपीएसी नेम हमको लिखना है तो ब्रैकेट के बाहर जो पहले है उसका नाम बिना उसके नंबर के साथ, ध्यान देना। ब्रैकेट के बाहर कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 4 है तो इस हाइड्रोजन के आगे ट्राई ट्राई टेट्रा फेट्रा कुछ नहीं लगाना है ना, डाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं लगाना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो एलिमेंट होता है सीधे उसका नाम अपन लिख देते हैं। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, क्लियर है, लिख दिया हाइड्रोजन। उसके बाद अंदर में आएंगे अपन, तो अंदर में दो लिगेंड्स अपन दिख रहा है ना, दो लिगेंड्स दिख रहा है। एक लिगेंड्स आपको दिख रहा है H2O और दूसरा लिगेंड दिख रहा है Cl2। H2O और Cl2, H2O का नाम है इक्वा, AQUA इक्वा। Cl का नाम है क्लोराइडो, इक्वा AQ और क्लोराइडो Cl। तो अल्फाबेट में पहले कौन आएगा? ए वाला आएगा ना, तो पहले इक्वा का नाम लिखेंगे। ये H2O 6 है तो 6 को बोलेंगे हेक्सा, तो इसको लिखेंगे हेक्सा इक्वा। देखो पहले इसका नाम लिख दो, आप इसका नाम लिख दो हाइड्रोजन, क्या लिख दिया? हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद अंदर में आ जाओ, 6 है तो हेक्सा, हेक्सा, क्लियर। और H2O को क्या बोलेंगे? इक्वा, हेक्सा इक्वा, ठीक है, हेक्सा इक्वा। उसके बाद Cl2 का नाम है क्लोराइडो, लेकिन 2 है तो 2 के आगे लगाओगे डाई और उसके बाद क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, क्लियर। अंदर का काम खत्म। उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम ये जिंक है। अब ये जिंक का नाम दो हो सकता है, या तो जिंक का नाम जिंक होगा या तो जिंक का नाम जिंकेट होगा, तो दोनों में अलग अलग कंडीशन है। सेंट्रल एटम के साथ अगर कोई ऋणायन लिगेंड्स या धनायन लिगेंड्स केवल होता तब जिंक का नाम जिंकेट होता, लेकिन सेंट्रल एटम के साथ ये जिंक के साथ कोई उदासीन हो जाए तब उसका नाम में कोई चेंज नहीं होगा, तो जिंक का केवल जिंक होगा, ठीक है। ये बातें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। जिंक का जिंक होगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो +4 0 -2, +4 -2 बराबर +2, उधर जाके -2, लेकिन रोमन अंक में हमको प्लस माइनस नहीं लगाना, केवल 2 दे देना। हाइड्रोजन हेक्साइक्वा, हाइड्रोजन हेक्साइक्वा डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो जिंक 2। ये आपके बी नंबर ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी आईपीएसी नेम सत्य होंगे, क्लियर है। तो इसी के साथ इस सेट का टोटल 70 क्वेश्चंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस का डिस्कस कर लिए। यकीन मानो सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे। टोटल ये तीसरा सेट है आपका, तो सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम क्वेश्चंस यहीं से आएगा, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन यहीं से आएगा। आप इसको अच्छे से करके जाओ, पूरे प्रैक्टिस करके जाओ, आप 100% क्वेश्चंस बना के आओगे, क्लियर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और सारे लेक्चर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, आपको भी फायदा होने वाला, आपके दोस्तों को भी फायदा होने वाला, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें।